You're patient. I'm not. Oh, the Viper strikes! Look at this! अब ये रेसलिंग में फेक आउट का क्या मतलब होता है? खैर, फेक आउट उसे कहते हैं जब एक रेसलर कोई मूव करने जाता है लेकिन बीच में ही अपने ओपोनेंट को फंसाने के लिए वो मूव करता ही नहीं है, जिससे उसका ओपोनेंट एक बेवकूफ की तरह लगता है। लेकिन मूव्स के दौरान ऐसे फेक आउट करने के अलावा ऐसा भी कई बार हुआ है जब एक रेसलर एक मैच के दौरान अनकॉन्शियस होने का नाटक करता है ताकि वो उसका फायदा उठा सके, और कभी कभी तो ऐसी चोट दिखा देना जो उनको लगी भी नहीं, जिससे मैच में वो फायदा उठा सके और होपफुली मैच जीत सके। लेकिन वो कौन से रेसलर्स थे? And Sasha Banks a bit taken aback, and Alexa. Oh, wait a minute! Are you kidding me? Wow! तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम अब तक के सबसे जबरदस्त 8 फेकआउट्स की बात करेंगे। उससे पहले ऐसे ही रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। Targeting a new opponent on the move. Look out! Little warning shot. Cool, calm and collected. Number 8, Samoa Joe moves out of the way for Gargano's dive at the Royal Rumble 2019. Nobody home. सामोआ जो पिछले कुछ सालों में एक तरह से रेसलिंग फेकआउट्स के मास्टर बन चुके हैं। उनके रेसलिंग फेकआउट्स हर तरह के हो सकते हैं, जैसे डाइव्स के दौरान अपनी जगह से हट जाने से लेकर जब उनके ओपोनेंट्स टॉप रोप मूव्स करने की कोशिश करते हैं तब उनके रास्ते से हटना, जो कि ये हरकत 2019 के रॉयल रंबल में सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, जब NXT के पुराने चैंपियन जॉनी गार्गानो एक टॉप रोप मूव करने गए और ऐसा लग रहा था कि जो उसका शिकार हो जाएंगे, लेकिन वो आराम से अपनी जगह से हट गए, जिस पर जाहिर है कि वहां मौजूद फैंस हंसने लगे थे। नंबर 7, एडी गुरेरो लूजन्स अप हिज बूट एट रेसलमेनिया 20। लेजेंडरी एडी गुरेरो का पूरा करियर ही रेसलिंग फेकआउट से भरपूर था, और उनका सबसे फेमस फेकआउट रेसलमेनिया 20 में कर्ट एंगल के साथ उनके मैच के दौरान हुआ था। ये मैच के अंतिम पलों में हुआ था जब एडी एंकल लॉक को सेल कर रहे थे, जिससे उन्हें अपने जूते ढीले करने का मौका मिल गया। नंबर 6, केविन नैश गोज फॉर अ डाइव। केविन नैश का TNA का रन काफी मिला जुला था। नैश साफ तौर पर अपने सबसे अच्छे दौर में नहीं थे, लेकिन उनको उस वक्त बहुत मजा जरूर आ रहा था। खासकर तब जब वो एक्स डिवीजन के नए रेसलर्स के साथ काम करते थे और जब वो मेन इवेंट माफिया का हिस्सा थे। एक बड़ा उदाहरण कि नैश को अपने TNA रन में मजा आता था वो है दिसंबर 2007 के एक TNA मेगा मैच में, जिसमें सामोआ जो, केविन नैश, बुकर टी, कैज और एरिक यंग का सामना कर्ट एंगल, AJ स्टाइल्स, क्रिश्चियन केज, टॉम को और रॉबर्ट रूट से हुआ था। इस मैच के दौरान एक बार ऐसा लगा था कि 7 फुट लंबा ये रेसलर टॉप रोप के ऊपर से रिंग के बाहर एक डाइव करने वाला था, बिल्कुल दी अंडरटेकर की तरह। जब बाहर मौजूद रेसलर्स नैश का टॉप रोप से डाइव करने का इंतजार कर ही रहे थे, तब वो रोप्स पर आकर ही रुक गए, जैसे वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। नैश जानते थे कि उन्हें डाइव से गंभीर चोट लग सकती थी। नंबर 5, गोल्डबर्ग स्पेयर्स ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट का WCW का रन बेशक बहुत खराब रहा था। वो 1997 के आखिर में WCW से जुड़े थे, और बुरी बात ये रही कि कंपनी को पता ही नहीं चल रहा था कि उन्हें ब्रेट के साथ क्या करना था। I had so much heat and they just didn't know what the hell to do with me. Eric Bischoff didn't know. कंपनी में बहुत फीके 2 साल बिताने के बाद ब्रेट ने 1999 के स्टारकिड पे पर व्यू में गोल्डबर्ग का सामना किया, जिसमें ब्रेट को एक ऐसी चोट लगी जिससे उनका करियर ही खत्म हो गया था। हालांकि WCW में उनका रन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन उस दौरान एक ऐसा सेगमेंट था जो बहुत अच्छा चला था। WCW नाइट्रो के 29 मार्च 1999 के एडिशन में ब्रेट ने कनाडा में रिंग में आकर एक प्रोमो किया था, जिसमें उन्होंने गोल्डबर्ग को चुनौती दी थी। इसके बाद गोल्डबर्ग रिंग में आए और उन्होंने ब्रेट पर अपने ट्रेडमार्क स्पेयर से हमला किया, लेकिन फिर ये पता चला कि ब्रेट ने असल में अपनी कमर में स्टील की एक पट्टी पहनी हुई थी, और इस प्रोसेस में उन्होंने गोल्डबर्ग को ही नॉकआउट कर दिया था।
ये सच में एक चालाक सेगमेंट था और असल में ही केविन नैश का आइडिया था, जिन्हें लगता था कि ब्रेट और गोल्डबर्ग के फ्यूड की शुरुआत करने का ये एक बेहतरीन तरीका था। लेकिन ब्रेट ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि गोल्डबर्ग को ये सेगमेंट करने के लिए काफी मनाना पड़ा था, क्योंकि उन्हें ऐसा करने में बहुत हिचकिचाहट हो रही थी। नंबर 4, क्रिश्चियन ट्रिक्स रैंडी ऑर्टन इन अ स्टील केज मैच ऑन स्मैकडाउन 2011। रेसलमेनिया 27 के बाद जब एज को मजबूरन रिटायर होना पड़ा था, तब WWE ने एक स्टोरी लाइन चलाई थी जिसमें एज के सबसे अच्छे दोस्त क्रिश्चियन ने आखिरकार वर्ल्ड टाइटल जीत लिया था। क्रिश्चियन ने ये वर्ल्ड टाइटल एल्बर्टो डेल रियो के खिलाफ 2011 के एक्सट्रीम रूल्स पे-पर-व्यू में एक लैडर मैच में जीता था और इतनी बड़ी जीत के बाद फैंस को उम्मीद थी कि क्रिश्चियन लंबे समय तक चैंपियन बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद होने वाले स्मैकडाउन के एडिशन में क्रिश्चियन को रैंडी ऑर्टन ने उनके नए टाइटल के लिए चुनौती दी थी और दुर्भाग्य से क्रिश्चियन वो मैच हार गए। उनका टाइटल रन एक हफ्ते तक भी नहीं चला था। ऑर्टन के साथ उनके मैच के अंत में क्रिश्चियन ने टर्नबकल के ऊपर से एक स्प्रिंगबोर्ड मूव करने की कोशिश करी, लेकिन ऑर्टन ने उन्हें पकड़कर RKO दे दिया और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। हालांकि जिस तरह से WWE ने क्रिश्चियन की टाइटल की जीत को संभाला था, उससे फैंस में काफी नाराजगी थी, लेकिन इसके बाद अगले 2 महीनों तक ऑर्टन और क्रिश्चियन का फ्यूड दिखाया गया था और इन दोनों रेसलर्स ने फैंस को मॉडर्न एरा के कुछ बेहतरीन मैचेस दिए थे। यहाँ तक कि ऑर्टन ने क्रिश्चियन के साथ अपने फ्यूड और मैचेस को अपने पूरे करियर का हाईलाइट भी बताया था। इस फ्यूड का पे ऑफ 2011 के समर्स में एक स्टील केज मैच में हुआ था। मजेदार बात ये थी कि दोनों ही रेसलर्स ने अपने पहले मैच के अंत को ही वापस दोहराया और क्रिश्चियन ने फिर से एक स्प्रिंग बोर्ड मूव करने की कोशिश करी और ऑर्टन भी उन्हें RKO देने के लिए तैयार हो गए, जैसा कि उनके पहले मैच में हुआ था। लेकिन इस बार क्रिश्चियन को ऑर्टन की चाल का पता था और इसीलिए जब वो टर्नबकल से स्प्रिंग बोर्ड देने के लिए मुड़े, तब उन्होंने केज को पकड़कर ही रखा और ये दिखाता है कि इन दोनों रेसलर्स की साझेदारी कितनी अच्छी है। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर जंप्स ओवर गोल्डबर्ग स्पीयर। जब रेसलमेनिया 33 के लिए WWE ने ब्रॉक लेसनर और गोल्डबर्ग को एक मैच के लिए बुक किया था, तब फैंस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्हें इस मैच से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। रेसलमेनिया 20 में इन दोनों का मैच अब तक के रेसलमेनिया के सबसे खराब मैचेस में से एक था और इनका 2016 का सर्वाइवर सीरीज मैच बस एक तरफा मैच था जो गोल्डबर्ग को वापस इंट्रोड्यूस करने के लिए ही किया गया था। लेकिन रेसलमेनिया 33 में इन दोनों रेसलर्स का मैच उस कार्ड का सबसे मनोरंजक मैच रहा। ये मैच छोटा था, मजेदार था और इसमें कुछ बेहतरीन स्पॉट्स भी थे जो वहां मौजूद जनता को बहुत पसंद आए थे। इनमें से सबसे बेहतरीन स्पॉट्स में ब्रॉक लेसनर ने गोल्डबर्ग के एक स्पेयर की कोशिश को कूदकर टाल दिया था। लेसनर जैसे शरीर वाले रेसलर में इस तरह की एथलेटिक एबिलिटी देखना बहुत मजेदार था। नंबर 2, एडी गुरेरो वर्सेस मिस्टर केनेडी। एडी गुरेरो का आखिरी मैच मिस्टर केनेडी के साथ हुआ था और इसी मैच में एडी के लेजेंडरी करियर का सबसे बेहतरीन फेक आउट भी हुआ था। मैच के अंत में एडी ने रिंग साइड से एक चेयर उठाई और फिर जैसे ही चार्ल्स रॉबिन्सन एक चोट से उभरकर मुड़े, जो कुछ मिनट पहले ही उन्हें लगी थी, वैसे ही बिल्कुल क्लासिक गुरेरो के स्टाइल में ही एडी ने ऐसा नाटक किया जैसे केनेडी ने उन्हें ही उस चेयर से मार दिया था। एडी ने अपने करियर में बहुत बार ये स्पॉट किया है, लेकिन अपने आखिरी मैच में भी इतनी काबिलियत से ये स्पॉट करने की वजह से ये उनके फैंस के लिए और भी ज्यादा खास बन गया। नंबर 1, AJ स्टाइल्स सीज द RKO कमिंग। बिना किसी शक के अब तक का सबसे बेहतरीन रेसलिंग फेक आउट तब हुआ था जब AJ स्टाइल्स ने 2017 में स्मैकडाउन पर अपने और रैंडी ऑर्टन के एक मैच के दौरान एक RKO रोक दिया था। ये इन दोनों रेसलर्स का एक दूसरे के खिलाफ पहला मैच था और फैंस को इसमें बेसब्री से इंतजार था। इस मैच के अंतिम पलों में AJ ने अपना ट्रेडमार्क मूव फिनोमिनल फोरआर्म करने की कोशिश करी और जब वो रोप्स के ऊपर थे तब उन्हें पता चल गया कि ऑर्टन एक मिड एयर RKO करने वाले हैं और इसीलिए AJ स्टाइल्स ने वो मूव पूरा न करके रोप से नीचे उतरने का फैसला किया। ये स्पॉट इस बात से और मजेदार बन गया कि ऑर्टन अपने मिड एयर RKO के लिए पूरी तरह से तैयार थे और AJ के इस फेक आउट की वजह से उन्हें खुद ही मैट पर जोर से गिरना पड़ गया। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे अब तक के 8 सबसे बेहतरीन रेसलिंग फेक आउट्स। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।